हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीकेंड एपिसोड। हमने लास्ट वीक जो एनालिसिस किया था उसका रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो रिव्यू था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी यहाँ से 150 या 200 पॉइंट ऊपर जाने वाली है। तो उसी हिसाब से निफ्टी ने ऊपर का मूवमेंट दिया था और लाइफ टाइम जो हमारा एज डिस्कस 13,000 का टारगेट भी उसने अचीव कर लिया था। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था डिविजनल लैब, वो भी डिविजनल लैब का भी टारगेट अचीव हो गया। ब्रिटेनिया का बोला था, ब्रिटेनिया का भी टारगेट अचीव हो गया। एशियन पेंट का आपको चार्ट एक शेयर करना चाहता हूं। एशियन पेंट में जो हमने सोचा था उससे कुछ अलग हुआ। उसमें यहां पर हमने एशियन पेंट की एक चैनल बनाई थी, राइट। तो वहां पर एशियन पेंट ने यहां पर पूरे जो लेवल था, मल्टीपल सपोर्ट था, वो सपोर्ट को तोड़ दिया और मतलब सभी लेवल को तोड़ के नीचे चला गया। और यहाँ पर एज पर चैनल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक नीचे आना चाहिए, यानी कि उसका चैनल का टारगेट या नेक्स्ट सपोर्ट तक आना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक में अगर मैं 3 मिनट का चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो यहां पर 3 मिनट की टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव पैटर्न बनी थी। एक मिनट, 5 3 मिनट, यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल थी। और इसके अलावा वॉल्यूम कैपेचुलेट की जो हमने थियरी सीखी है वो भी एक थियरी वर्क हुई थी। इसकी वजह से ये स्टॉक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जाके, यानी कि सब लेवल तोड़ के डाउन ट्रेंड में जाके कंसोलिडेशन हो गया और पूरा रिवर्स हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू था उस हिसाब से चैनल को तो उसने ब्रेक कर लिया, लेकिन लोअर लेवल पे वॉल्यूम कैपेचुलेट और एज वेल एज पॉजिटिव पैटर्न की वजह से ये पूरा स्टॉक रिवर्स हो गया। अभी इसको हम टोटली ब्रेक डाउन जो पैटर्न थी उसको फेल किया, क्योंकि उसने ये जो लेवल था वो लेवल सब तोड़ दिया था और यहां से पूरा रिवर्स हो गया। और जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था वही लेवल पे आके वापस आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट में ये जो चैनल ब्रेक डाउन थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई थी ड्यू टू पॉजिटिव कैंडल और वॉल्यूम कैपेचुलेट की वजह से, राइट। इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो स्टॉक एनालिसिस था वो एलटी का था। ये भी एलटी सिंपल, मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 1143 के आसपास, वहीं से वापस आया था और ये पुराने रेजिस्टेंस जो अटका था यानी कि 1107 वहीं पर आके अटका, राइट। दैट मीन्स कि ये एलटी भी वर्क हुआ। उसके बाद हेवेल्स में हमारा व्यू था, हेवेल्स को हम डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बोला था कि पूरी डोम पैटर्न उसमें वर्क होगी, तो वही भी इसमें वर्क हो गई, राइट। तो कहीं ना कहीं हमने जो वीकेंड पे जो स्टॉक एनालिसिस किए थे, ऑलमोस्ट एक स्टॉक को छोड़ के सभी स्टॉक में हमारा जो एनालिसिस था वो सही था। तो यही बेनिफिट होता है कि अगर आप अपने फ्री टाइम में एनालिसिस करो और वो अपने लिस्ट में रखते हो, तो नेक्स्ट जब वर्किंग डेज में आप उसको फोकस या अपने रडार पे रखते हो तो वो जब स्टॉक वर्क होगा तो आप उसमें से बेनिफिट ले सकते हो। अभी ये वीकेंड पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये लंबा वीकेंड है, यानी कि सैटरडे संडे के सिवा मंडे को भी मार्केट बंद है। तो बिगिनर मोड पे, बिगिनर जो स्टूडेंट है उसको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी वीकेंड आता है तब कोई भी पोजीशन आपको कैरी नहीं करनी है। यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी है तो बेटर के आप अपनी पोजीशन नील करके जाओ, या फिर करना ही है तो कॉलपुट के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हो, राइट। तो आज के जो वीकेंड में मैंने जो स्टॉक निकाले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसका स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। फ्राइडे को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में मेंशन किया था कि कुछ नया महीना चालू होने वाला है, यानी कि दिसंबर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और दिसंबर सीरीज में एमएससीआई, यानी जो एमएससीआई का जो इंडेक्स है उसने कुछ स्टॉक में चेंजेस किया है, जैसे कि कोटक है, एसीसी है, एलएनटी है, एमआरएफ है। ये कुछ चेंजेस करके उन्होंने ये स्टॉक को अपने लिस्ट में इन किया, यानी कि वो स्टॉक उनके लिए पॉजिटिव है।
और जो स्टॉक में नेगेटिव है उसमें एक LIC का भी नाम है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कब कोई न्यूज कब वर्क होता है वो हमको भी मालूम नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो न्यूज वाले स्टॉक है उनको वो स्टॉक आप अवॉइड करो। अभी यहाँ पर मैं 5 डे 3 मिनट का चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कुछ स्टॉक है जैसे कि ये कोटक है, राइट। कोटक हमारे नेगेटिव मतलब 2 दिन पहले नेगेटिव जोन में था और अचानक ये सपोर्ट लेके लास्ट आधे घंटे में सीधा ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75 रुपीज के ऊपर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेके पूरा ऊपर आ गया। ये जो चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 3 मिनट का चार्ट है। तो ये कोटक का चार्ट था जो अचानक ऊपर की तरफ आ गया। दूसरा चार्ट है यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ LIC का चार्ट है। जो LIC एक पूरा ना जो 241 का एक रेजिस्टेंस 340 का जो रेजिस्टेंस था वहीं से अचानक नीचे आ गया क्योंकि वो नेगेटिव जोन में आ गया था। और अगेन अभी प्रेजेंटली देखने जाए तो 325 के आसपास सपोर्ट बनता है। तो ये अचानक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने का रीजन कुछ नहीं था, बिकॉज ऑफ ये इंडेक्स में चेंजेस हुआ है उसकी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा वो ब्रिटेनिया का है। ब्रिटेनिया ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, ब्रिटेनिया भी अप ट्रेंड में ही है। तो ये स्टॉक पूरा ना 5 दिन के हाई के ऊपर चल रहा था, राइट। ऑलमोस्ट वो 3693 हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था उसके नजदीक ही था, लेकिन अचानक ऊपर के भाव से ये स्टॉक 150 पॉइंट नीचे आ गया और नीचे से वापस ऊपर 150 रुपये भी ऊपर आ गया। ये अल्गो ट्रेडिंग नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ये MSCI का इंडेक्स था। इसकी वजह से कुछ स्टॉक में इन्होंने चेंजेस किया था। फिर यहाँ पर ये बजाज फाइनेंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 ग्रुप है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। देखिए ये बजाज फिनसर्व ये ऊपर से नीचे आया है क्योंकि उसका 8903 का जो रेजिस्टेंस था वहीं से वो रिजेक्ट होके नीचे आ गया। और यहाँ पर दूसरा उसका जो सिस्टर कंसल्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा ग्रुप जो था वो ऊपर आ गया, राइट। ऑलमोस्ट ये स्टॉक दोनों साथ में ही चलते हैं, लेकिन ये एक स्टॉक ऊपर था और ये स्टॉक नीचे था। रीजन ओनली ये कुछ चेंजेस की वजह से है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो ACC जो डाउन ट्रेंड में था इंट्राडे में और अचानक लोअर लेवल से सीधा 50 रुपये ऊपर आ गया। ये 3-3 मिनट की कैंडल है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी न्यूज वाले स्टॉक है उसको प्ले मत करो। कभी कभी वर्क हो जाता है तो ऐसी बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है, राइट। तो अभी यहाँ पर हमारा रिव्यू चालू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में पहला डेली से हम देखते हैं। डेली में ऑल ओवर अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और यहाँ कहीं ना कहीं अब देखने जाए तो एक साइडवेज जोन में ही है, राइट। तो यहाँ डेली में इतनी क्लैरिटी मिलती नहीं है। जो लाइन मुझे जो ड्रॉ करनी है उसके लिए प्रॉपर मुझे कोई डेटा नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसको 30 मिनट की टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 30 डे 30 मिनट की टाइम फ्रेम में देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये 13,032 ये लेवल निफ्टी के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अभी यहां से आगे निफ्टी को लाइफ टाइम हाई लगाना हो तो इसके लिए ये लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में यानी मंडे के लिए निफ्टी का 12,911 ये मेरा सपोर्ट है, राइट। यहां पर ऑलरेडी मैंने सपोर्ट मेंशन किया है। तो मंडे और ट्यूसडे 1-2 दिन के लिए 13,032 यानी 13,032 और सपोर्ट 12,911 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक रेंज मिल गई। तो निफ्टी कहीं ना कहीं ये लेवल में ओपन होगी, यानी कि निफ्टी जो है अभी प्रेजेंटली मंडे या ट्यूसडे को मैं रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन बिटवीन 3 डेज में कुछ सडनली कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ। कहीं ना कहीं ये जो रेंज मुझे मिली है वो निफ्टी की 100 पॉइंट की निफ्टी में मूवमेंट मिली है। तो एकदम मार्केट ओपन होते ही आपको कुछ इंडेक्स में अभी प्ले नहीं करना है, राइट। इसके बाद निफ्टी बैंक को हम व्यू उसका भी ले लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में अगर व्यू देखने जाए तो ये कहीं ना कहीं 29680 ये ऑलरेडी मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये रेजिस्टेंस का वर्क करती है। अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो 29680 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी आपको मैंने ट्रिक बताई है। अगर आपको इंडेक्स में बाय का व्यू है
तो अलर्ट रख दीजिए और जब से ब्रेक करता है उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, बराबर। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी के बारे में व्यू। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रही है, राइट। और इसके बाद हम स्टॉक के ऊपर आते हैं। तो स्टॉक में जो पहला लिस्ट है वो एशियन पेंट का, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है कि जो एशियन पेंट एक रेंज में ही है, राइट। अभी यहाँ पर मैं आपको 30 डे का व्यू शेयर करता हूँ। तो एक रेंज में ही था, रेंज ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, लेकिन अचानक वो ब्रेक डाउन जो हुआ था वो फेल हो गया और जो पुराना रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही आके वो स्टॉप हो गया। तो अगेन वो अभी एक रेंज में ही है। अभी ये ट्रेड जो है रिस्की हो गया है, क्योंकि अभी ये अगर 2230 का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद वो ओवरबॉट की कंडीशन भी हो जाएगी। तो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा, तो बेटर ये एशियन पेंट को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पर दूसरा जो मेरा चार्ट है वो बजाज फिनसर्व है, राइट। बजाज फिनसर्व के बारे में अपना व्यू जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो प्योरली अभी देखने जाए तो उसने बजाज फाइनेंस है, उसने ये मल्टीपल रेजिस्टेंस था 4833, उसको यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया और ये पूरा सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो इसमें अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। उसका दूसरा जो ग्रुप है बजाज फिनसर्व, राइट, उसमें यहां कहीं ना कहीं मंडे या ट्यूसडे तक आपको एक रेंज मिल गई है, जो रेंज है 8905 और 8680। यानी कि ये स्टॉक अभी 200 रुपए के लिए, 200 रुपए की मूवमेंट के लिए रेडी हो गए हैं। तो इसके ऊपर नजर रखिएगा, लेकिन प्लीज मेक श्योर के ओवरसोल्ड में बेचना नहीं है और ओवरबॉट में लेना नहीं है। लेकिन इसमें आपको कम क्वांटिटीज के खेलना है, बिकॉज ऑफ टिकट साइज भी ज्यादा है और ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये स्टॉक अपने रडार में रखना, ये 200 पॉइंट के लिए रेडी हो गया है, राइट। इसके बाद बजाज ऑटो, अभी बजाज ऑटो का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन आप इसमें ध्यान रखना क्योंकि फर्स्ट को जब मार्केट 3 दिन छुट्टी के बाद जब मार्केट में आएंगे तो 1 तारीख को इसकी इफेक्ट आएगी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट को ऑटो सेल्स के डेटा आते हैं। तो कहीं ना कहीं बजाज ऑटो ने ये जो मेरी मल्टीपल रेजिस्टेंस था, जो मेरा ये सेलर जोन था, उसको ब्रेक कर लिया, राइट। तो जब तक ये स्टॉक ये लेवल से मेरे ऊपर है तब तक आपको सेल का जोन नहीं सोचना है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक मूविंग लाइन का अगर सपोर्ट लेता है या सपोर्ट के पास आके वो बाउंस करेगा तो ये 3275 तक आने के चांसेस रखता है। लेकिन अगेन ये न्यूज बेस है, खाली आपको मैंने शेयर किया इसका चार्ट कि ये मेरा जो पूरा इमोशनल कैंडल था, जो हमारा फेवरेट पैटर्न है, उसके ऊपर है। मतलब सेलर कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए, इसकी वजह से इसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। तो ये डेटा जो सेल्स का है उसके ऊपर ये इफेक्ट करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरा बीपीसीएल है। बीपीसीएल में ऑलरेडी अभी वो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, उसकी वजह से न्यूज में है और कहीं ना कहीं ये मेरे नेगेटिव लिस्ट में, क्योंकि लोअर लो की पैटर्न बनाता है और डेली में अगर आप देखने जाओ तो टॉप में उसने एक एंगल फिंग बना दिया है, राइट। तो इसकी वजह से ये 1 2 3 4 दिन की वजह से 4 दिन से नॉनस्टॉप रेड जोन में है। लेकिन कहीं ना कहीं डेली में 368, ये आप देख सकते हो 368 सपोर्ट है। तो अगर आप सेल करना चाहते हो तो प्लीज ये लेवल को भी ध्यान रखना कि 368 इसका सपोर्ट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मेरा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का यहां पर आपको चार्ट में शेयर करता हूं। 30 डे का चार्ट ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि ये मेरे ब्रेकआउट लेवल के मैजिकल जो प्राइस है वो मेरा 3576 का जो प्राइस है उसको ब्रेक करने के बाद लास्ट हफ्ते हमने एक 25 रुपीज 3 मिनट में उसका मूव लिया था। अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया और मतलब फ्राइडे को उसने बड़ी मूवमेंट दिया। तो अभी आगे जाने के बाद और भी मुझे उसमें पॉजिटिव व्यू मेरा है और 3693 कहीं पुराने रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये ब्रिटेन एक पॉजिटिव लिस्ट में है। इसके बाद अगेन आइसर मोटर,
अगेन यही रिपीट करना चाहूंगा कि आइसर मोटर भी ऑटो सेल्स के डेटा के ऊपर इफेक्ट करेगा, लेकिन इसके लिए 2616 ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन ये आपके साथ शेयर इसलिए किया कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए मैंने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया कि कैसे उसको रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मेरा रिलायंस। अगेन लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि रिलायंस में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, नेगेटिव जोन में ही है। तो ये देखो हर एक उछाल पे बेचना ही है। लास्ट वीक मैंने आपको यहां पर एक बोला था कि 1940 में बहुत क्वांटिटी बाय हुई थी, तो ऑलमोस्ट एक ही दिन में उसने लो से यानी 1940 से लेके 1970 तक उसने मूवमेंट दिया था और दूसरे दिन गैप अप भी हुआ था। तो 1940 वो मेरा मैजिकल प्राइस था, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम कोई बड़ी क्वांटिटी किसी ने बाय की थी। अभी ये लेवल फिर से उसने ब्रेक कर लिया, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट को भी उसने ब्रेक कर लिया। तो अगेन ये भी एक नेगेटिव लिस्ट में ही है। तो अभी भी मेरा कोई रिलायंस के बारे में कोई व्यू नहीं है कि एकदम आप एग्रेसिवली उसको बाय करो। तो बेटर के रिलायंस को भी आप अगर बाय करना ही है तो 1950 या 1955 के आसपास ऊपर ब्रेक होगा, तभी उसमें मूवमेंट आ सकती है, राइट। टीसीएस के बारे में मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि ये साइडवेज जोन है। आप यहां पर देख सकते हो साइडवेज जोन में ही है। ये साइडवेज जोन में इसलिए क्योंकि इसके न्यूज है और न्यूज उसके बायबैक के है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट है वो कंप्लीट हो गई है। और मैंने पहले भी आपको ग्रुप में भेजा था कि बायबैक ये लेवल पे बाय कीजिए। तो मेरे लेवल से ऑलरेडी 70 पॉइंट मूवमेंट ऊपर की तरफ मुझे उसका बेनिफिट मैंने भी लिया और आपको शेयर किया था कि आप उसमें बाय ये लेवल पे कर सकते हो। और इसमें कहीं ना कहीं हमको हेजिंग करना है। हेजिंग यानी आपका अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसके सामने आपको फ्यूचर को सेल करना है या ऑप्शन के साथ उसको हेज कर सकते हो, राइट। तो क्योंकि हेजिंग इसलिए करना है हमको क्योंकि कितनी क्वांटिटी बाइंग हमने जो किया है उसमें कितनी क्वांटिटी बायबैक के लिए जाएगी वो हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए हम 50% या 70% हेज कर सकते हैं, राइट। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से या अपना जो भी सोर्स है उसके हिसाब से डिस्कस करके या अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मैं हमेशा यही प्रीफर करूंगा, जब भी आप बायबैक में कोई पोजीशन कैरी करते हो तो 100% कभी भी जो बाय करते हो कैरी मत करो, उसका थोड़ा फ्यूचर्स के साथ या ऑप्शन के साथ उसको हेजिंग करना, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो स्टॉक है वो स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ अभी एक सपोर्ट के आसपास है। यह मेरा सपोर्ट है 642, 1 2 और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक ने 1 2 3 4 5 दिन का लो भी तोड़ दिया है। तो ये आपको एक स्टॉक रडार में रखना है कि ये सपोर्ट लेता है, यानी कि अभी ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक का लेवल है। यहाँ सपोर्ट लेके वापस भी आ सकता है, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो जो पुराना गैप है वो नीचे तक भी आ सकता है। तो इसको आप रडार में रख सकते हो। इसके बाद ये मेरा स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ में मेरा कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, लेकिन पोजिशनल मुझे कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा लगता है। तो शायद अगर ये 850 के ऊपर और 855 के ब्रेक करेगा तो मेरा 881 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट जो मेरा चैनल का जो टारगेट है वो वहीं पर आके आने के चांसेस है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। लेकिन ये पोजिशनल व्यू है और इसमें कम क्वांटिटी से बाय का मेरा व्यू है, राइट। तो SBI लाइफ आप एक अपने रडार में रख सकते हो। इसके अलावा टेक महिंद्रा, प्लीज टेक महिंद्रा को आप रडार में रखना, क्योंकि टेक महिंद्रा में मूवमेंट में एक एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि ये जो मेरा इमोशनल एरिया था यानी कि ये 870 फ्राइडे को इसने ब्रेक कर लिया। तो इसके अगर ऊपर गया तो ये ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज की मूवमेंट दे सकता है मंडे या ट्यूसडे को। तो ये इसको आप ध्यान में रखना। टेक महिंद्रा में मल्टीपल रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर लिया, तो ये एक मेरे लिस्ट में है।
सेकंड HUL। HUL भी यहां पर आप देखने जाओ तो भी एक नेगेटिव लिस्ट में ही है। देखो हर एक उछाल पे उसका भी एक जो व्यू है वो उछाल पे बेचने का ही है। तो अगर HUL आपको प्ले करना है तो 2170 ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक करेगा तभी जाके वो उसमें अप मूव आ सकती है। तो वो आप रडार में रखना। 2170 जब तक ब्रेक नहीं होगा HUL में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, राइट। तो ये स्टॉक ध्यान रखना। और इसके अलावा एक M&M मेरे लिस्ट में है, लेकिन अगेन ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करता है। अभी M&M एक सपोर्ट के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है 722। देखिए 722 ये मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट को आप ध्यान रखिए। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है कि चांसेस है कि नीचे की तरफ आएगा तो 712 या फिर 703 के आसपास आ सकता है, राइट। तो ये मैंने कुछ जो स्टॉक निकाले थे वो आपको साथ शेयर किए। लेकिन अगेन इतने क्लैरिटी वाला ये वीकेंड मुझे इतना जो परफेक्ट स्टॉक मुझे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे लिस्ट में थे वो आपके साथ शेयर किए। तो 3 दिन के छुट्टी के बाद जहां पर भी मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से आपको ये स्टॉक में ध्यान रखना है। अगर कुछ लाइव मार्केट में मुझे स्टॉक में मिल गया तो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन ये स्टॉक आपको इसलिए मैंने शेयर किया कि जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल सपोर्ट है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किया कि मैं ऐसे वीकेंड पे ऐसे स्टॉक निकाल के अपना एक नेक्स्ट व्यू के लिए अपना एक खुद का व्यू बनाता हूं। तो आप लर्न एंड अर्न वही कॉन्सेप्ट से आप वीकेंड पे ऐसा अपना भी एक खुद का एनालिसिस करो। और जो भी आपको एनालिसिस का जो हमारा टर्मिनोलॉजी है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड एनालिसिस है, मूविंग एवरेज, जो भी आपको कंफर्टेबल जोन में लगता है उस हिसाब से अपना खुद का एनालिसिस करो। और एनालिसिस करने के बाद पेपर ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम क्वांटिटी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको वीकेंड के बाद एनालिसिस भी करो कि वो वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा जो एनालिसिस है सही था या गलत था। अगर गलत है तो क्यों गलत था, वो स्टॉक में कुछ न्यूज था या अचानक कुछ निफ्टी में चेंजेस आ गए। तो वो कंपलसरी आपके लिए कि जो आप ऐसा नहीं है कि आपको एनालिसिस कर लिया तो छोड़ दो, लेकिन उसको रिव्यू भी करना उतना ही जरूरी है। तो ऐसे 10 20 50 100 स्टॉक जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाके आप लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूशन कर पाओगे, राइट। तो एनालिसिस के साथ अपने स्टॉक का रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक में इतना मुझे क्लैरिटी वाला कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं सेल करूंगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं बाय करूंगा। और अगेन नेक्स्ट वीक थोड़ा मतलब कम ट्यूसडे टू फ्राइडे, तो वीकेंड थोड़ा कम है। इसके अलावा फ्राइडे को RBI की मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए या इंडेक्स के लिए एक साइडवेज जोन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो वो उस हिसाब से आप अपना स्टॉक को ध्यान में रखना। लेकिन मंडे को एकदम ट्यूसडे को एकदम सीधा ही मार्केट में गैप अप गैप डाउन में एंट्री मत लेना। आधे घंटे थोड़ा उसको स्टेबल होने देना, क्योंकि ऑटो सेल्स की भी इफेक्ट आएगी और 3 दिन की वीकेंड की भी इफेक्ट आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्टॉक को आधे घंटे खाली वॉच करो, उसके बाद ही एंट्री लेना। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।